हेलो दोस्तों, आज फिर हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12 JEE नीट के साथ चैप्टर 1। ठीक है दोस्तों, आज हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 नंबर पर, इसी से आज हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा है टू पिच बॉल्स या पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पर दो बॉल हैं। इक्विलिब्रियम सेपरेशन इनके बीच का r है। अब बोल रहा है नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, यानी ऊपर से हम इसको क्लैम्प्ड कर देते हैं, चिपका देते हैं, यानी ऐसा केस हाफ हाइट पर। तो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या हो जाएगा, यानी यहां पर दोस्तों हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम हम समझते हैं। अब दोस्तों हमने मान लिया कि यहां पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इसका वेट तो यहां लगेगा mg। अब देखिए हमने मान लिया अगर टेंशन T है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने मान लिया यहां भी एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा, T sin थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों चार्ज बॉल हैं, हमने मान लिया इसके ऊपर का फोर्स लग रहा है Fe। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम फ्रॉम फिगर कंपोनेंट पे जाएं तो T cos थीटा इक्वल टू mg और T sin थीटा इक्वल टू Fe। तो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम T sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, Fe एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। Fe को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये आ जाएगा mg tan थीटा, mg tan थीटा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली यहां हम मान लेते हैं थीटा डैश एंगल बन रहा है और यहां फोर्स हमने मान लिया कि Fe डैश लग रहा है। ठीक है, बाकी सेम कंपोनेंट ऐसे ही आएंगे, T cos थीटा डैश इधर T sin थीटा डैश, तो उसको कंपेयर करके हम लिखें तो हमने मान लिया इधर बनेगा Fe डैश इक्वल टू mg tan थीटा डैश। ठीक है दोस्तों, इधर थीटा डैश एंगल बन रहा है, हमने ये मान लिया। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इनका रेशियो निकालें तो इधर क्या आ जाएगा, Fe डैश बाई Fe इक्वल टू इधर tan थीटा डैश बाई tan थीटा। ठीक है, अब Fe डैश की वैल्यू क्या होगी, Fe डैश मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, तो K क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आर डैश है, अपॉन Fe क्या होगा दोस्तों, Fe यानी ये वाला फोर्स, सो हो जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा डैश। अब दोस्तों यहां पर tan थीटा डैश मतलब tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट मतलब ये डिस्टेंस टोटल आर डैश है तो ये आर डैश बाई 2, यानी आर डैश बाई 2, ये अपोजिट आ गया अपॉन बेस, बेस क्या है दोस्तों, तो y बाई 2 अपॉन इधर tan थीटा तो अपोजिट यानी r बाई 2 हो जाएगी और बेस ये टोटल क्या है y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पर दोस्तों देखें तो के क्यू स्क्वायर कैंसर, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हमारा आएगा आर स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर।
ठीक है, ये आर डैश नीचे आएगा। अब इधर की कैलकुलेशन देखते हैं, समझते हैं। आर डैश बाई टू अपॉन वाई बाई टू ऐसा है, तो यहां पर ऐसा आ जाएगा आर डैश बाई टू, यानी कि टू से टू कैंसल हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आर डैश बाई वाई। अब ये वाला टर्म की बात करें तो ये आर डैश बाई टू वाई, तो अब दोस्तों ये क्या होगा, ये जो y है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2y ऊपर गया और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ r। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो y से y कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, सो आर क्यूब, ये आर डैश को इधर ले आओ, सो आर डैश क्यूब इक्वल टू टू, आर डैश क्यूब इक्वल टू टू। अब दोस्तों हमको यही निकालना था आर डैश, तो आर डैश क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर क्यूब बाई टू। सो आर डैश इक्वल टू क्या होगा, आर बाई क्यूब रूट ऑफ टू, क्यूब रूट ऑफ टू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर था, इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी थर्ड अब करेंगे, फोर्थ के बाद अब थर्ड। लिखा है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, दो आयंस है अपने पास और हर किसी के ऊपर का चार्ज क्यू है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। If F is the force of repulsion between the ions, then the number of electrons missing from each ion will be मतलब दो आयंस है दोस्तों अपने पास, दोनों के ऊपर का चार्ज है Q और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है D। तो हमको यहां पर निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, यानी N की वैल्यू निकालनी। अब कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहां पर हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है के क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, अगर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करें सो F इक्वल टू के एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। हमको n निकालना है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएं अगर, तो एन स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई के ई स्क्वायर। सो एन इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर बाई के ई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर और हम एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो डी बाई को बाहर ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एफ बाई के, जैसे भी लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं। अगर इस आंसर में और थोड़ा बदलना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू डाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो वो ऊपर चली जाएगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम लिखने जाएं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी आंसर बन सकता है। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इनमें से कोई भी आंसर बन सकता है जो भी ऑप्शन में हमारे यहाँ दिया हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए गॉसियन सरफेस ए दैट एनक्लोजेज द चार्ज्ड पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज, ए सरफेस के लिए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और इनमें चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 दिए हुए हैं। अब इसका डायग्राम समझते हैं दोस्तों। पहले डायग्राम क्या कि जैसा बना है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस ए, गॉसियन सरफेस ए। इसके अंदर एक और सरफेस है ये, यहां पर चार्जेस हैं Q1 और Q2 और बाहर है इसके Q3। ये हमारा है दोस्तों गॉसियन सरफेस बी। तो हमको दोस्तों ये पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा ए वाले के ऊपर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नाउ, टोटल फ्लक्स फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये टोटल फ्लक्स हम ए वाले सरफेस यानी इस पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। तो ये वाले सरफेस के अंदर ये तीनों चार्ज आ गए। अगर हम बी सरफेस देखते तो सिर्फ यही वाला होता, ये आउटसाइड हो जाता। बट ए वाले के अंदर तो ये सारे, तो सभी चार्जेस को हम ऐड करेंगे। मतलब टोटल फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। सो फाई इक्वल टू Q1 की वैल्यू दिया हुआ है -14 नैनो कूलॉम को बाद में बदल लेंगे। Q2 की वैल्यू है 78.85, Q3 की वैल्यू -56 नैनो कूलॉम यानी 10⁻⁹ अपॉन एप्सिलॉन जीरो 8.85 इंटू 10⁻12। अब दोस्तों इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, इंटू 10⁻⁹ तो है ही, यहाँ 0.85 तो रहेगा ही। अब अंदर वालों को देख लेते हैं। ये -14 है, -14 और -56, ये मिलके हो गया 670, माइनस का 70 हो गया, माइनस का 70 और प्लस का 78। तो ये आ गया दोस्तों 8। तो ये आ गया हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 और नीचे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कैंसल, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10⁻12 प्लस का और माइनस का 9, तो हमारे पास प्लस की पावर 3 बची, यानी 10⁻3, दैट मीन्स 1000। ठीक है दोस्तों, ये कितना बचा 1000। यूनिट लिखने जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पर। लिखा है, लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद ए चार्ज डेंसिटी varying as rho of r equal to rho time rho 0 5/4 minus r by r up to r equal to r and rho of r equal to 0 for r is greater than r। यानी अगर स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल R से, तो वहां पर रो ऑफ r की वैल्यू 0 होती है। r is the distance from the origin, the electric field at a distance r from the origin is। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों, और हमको डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखिए, हमारी जो इक्वेशन है वो ऐसे दिया है, रो ऑफ r इक्वल टू रो 0 5/4 माइनस r बाई r। अब देखिए, और यहां पर हमारा
स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, वही यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर रो दिया है, अगर हमारे पास रो है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको चार्ज की जरूरत पड़ती है KQ/R²। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारे पास है, दिया हुआ है, तो अपने को अब चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब चार्ज की जरूरत अगर पड़ेगी तो निकालना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे निकालें, और रो दिया, रो क्या होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अपने पास तो हम उससे चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था रो इक्वल टू Q/V या टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, dQ/dV ऐसा भी समझ सकते हैं, dQ/dV। सो अगर हम dQ को सब्जेक्ट बनाए तो रो dV ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dQ Q आएगा, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। ठीक है, रो dV। अब रो मतलब रो ऑफ R, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो यानी इसकी वैल्यू क्या है, रो 0 5/4 माइनस R/R। अब दोस्तों ये कहां से कहां तक लेनी है हमको, 0 टू R तक लेनी है, ओरिजिन से लेके R डिस्टेंस पर, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R निकालना है हमको फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से यहां से R डिस्टेंस पर, ये टोटल R है। ठीक है, डीवी, डीवी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम हमको पता है एरिया इनटू लेंथ, तो हमने मान लिया इसका एरिया इतने पार्ट का, तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों 4πr², और ये लेंथ हमने फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी dr ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हमको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए रो 0 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट बाहर ले लो, 4π रो 0 को बाहर ले लिया, R² को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 0 टू R, तो ये आ जाएगा 5R²/4 माइनस ये हो जाएगा R³ dr। अब दोस्तों इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं। तो 4π रो 0, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो R² का इंटीग्रेशन R³/3, तो 5/4 तो पहले से ही है, इनटू ये हो जाएगा R³/3 माइनस इसका पावर 4 यानी R की पावर 4/4R, लिमिट 0 टू R, तो R ही रहेगा, लिमिट डालेंगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको यहीं पर रखते हैं, हमारी ये आ गया चार्ज। अब हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो दोस्तों गॉस लॉ का यूज करते हैं। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ हमने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस, और फाई हमने पढ़ा था Q/ε0 ई डेल्टा एस। ठीक है, अब दोस्तों डेल्टा एस यहां पर क्या हो जाए, चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं। सो Q/ε0 इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस यानी 4πr²। अब देखिए यहां पर हमको फाइंड करना है दोस्तों, ई फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अब लिख रहे हैं ई इंटू 4πr²। अब देखिए Q/ε0, तो Q की वैल्यू हमारे पास ये है, यहां पर ये Q की वैल्यू है ना हमारे पास, तो ये वैल्यू इसकी जगह में डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4π रो 0
अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिख लेते हैं, और इसके आगे की वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 r³ माइनस r⁴/4r। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 पाई कैंसल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से अगर हम इस तरह से करते हैं, यहां हमारे पास बचा r²। यहाँ r² हम r³ को कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो यहां हमारे पास है दोस्तों ρ0/ε0, और r³ को कॉमन ले लिया, r³ को कॉमन ले लिया। 4 भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 4 भी है, तो 4/ε0, ठीक, और r³ कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा दोस्तों 5/3, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिया है। यहां क्या बचेगा, r³ कॉमन लिया यानी r अपॉन 4 तो बाहर निकल गया, कैपिटल R। ठीक है, r² से एक क्यूब कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास E इक्वल टू ρ0r/4ε0 5/3 माइनस r/r। ये दोस्तों हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।